नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर जिले से समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लखन जी ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद की है। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। नमस्कार मैम, धन्यवाद। लखन जी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है। बिल्कुल मैम, अनन्या जी, मैं बताना चाहूंगा, जब से कोविड काल आया है हमारे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 बरस होने जा रहा है और 1.5 बरस से बराबर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं सुबह 10 बजे निकलता हूं घर से और शाम तक जनता के बीच में ही रहता हूं। जो गरीब लोग हैं, गरीब गांव हैं, उनको चिन्हित कर लेता हूं एक दिन पहले। और वहाँ कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने की समस्या है, उनके पास राशन नहीं है, या इलाज के अभाव में उनके पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या किसी के पास मकान नहीं है, या किसी की गरीब कन्याएं हैं, शादी को दिक्कत आ रही है। तो ऐसे लोगों की तमाम, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी हो, उसमें बराबर हमने सहयोग किया। किसी के पास मकान नहीं है तो उसमें मैंने सहयोग किया। और बराबर राशन का तो बराबर हम लोग 1.5 साल होने जा रहा है। जितने भी परिवार ऐसे हैं जिनको राशन की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, उनको बराबर हम लोग राशन अभी भी बराबर उनके पास पहुंचा रहे हैं। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग जानते हैं इस चीज को और बराबर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी हमारा चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लखन जी, जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर ने सभी लोगों को कोरोना की दूसरी लहर से सभी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब कोरोना के केसों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण का खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बराबर जनता के साथ हूँ, जनता के बीच बराबर में खड़ा हूँ, उनके सुख दर्द में बराबर में साथ रहता हूँ। अभी दूसरे लहर जो आई थी कोविड की, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पास के डिस्ट्रिक्ट थे उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा अभाव था। ऑक्सीजन की वजह से तमाम लोगों ने की मौत भी हो गई। उसमें हमारे मित्र हैं अभिषेक नारंग जी, उनका प्लांट था तो मैंने उनका प्लांट रेंट पे लिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या पास के डिस्ट्रिक्ट जितने भी थे, करीब हमने 10,000 लोगों को ऑक्सीजन फ्री में वितरित कराई। यहाँ पे जो हमारा जिला प्रशासन था शाहजहांपुर का, उसमें विरोध भी किया, आपत्तियां भी लगाई कि आप ऑक्सीजन को ऐसे नहीं बांट सकते हो। उन्हें अपने मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई वहां पर, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं रुके। और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको जरूरत थी ऑक्सीजन की, उसको बराबर हमने हर तरीके से उनकी मदद की और ऑक्सीजन बराबर उनको जरूरतमंद को ऑक्सीजन दिलवाई। तो इस मुश्किल वक्त में आप लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि अभी हमारे देश से कोविड गया नहीं है। आप अभी भी हम लोगों को बराबर जैसे पहले सावधानी रख रहे थे उसी तरीके से सावधानी रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना है और दूरी का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारा कोई काम नहीं है बाहर तो अभी भी हमको घर पे ज्यादा रहना है। खाली टाइम बाहर ना घूमें, रेस्टोरेंट होटलों में ना जाएं, घर में ही अपने जो भोजन बन रहा है उसको खाएं। हमारे तमाम लड़का हम लोग देख रहे हैं बराबर जब से कोविड में छूट दी है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, शाहजहांपुर हो, बराबर रेस्टोरेंटों पे भीड़ लगने लगी। लॉकडाउन का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। अब लोग ऐसे समझ रहे हैं कि कोविड हमारे देश में खत्म हो गया, बिल्कुल है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा और सख्ती करना पड़ेगी पुलिस के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रोहित जी, जैसा कि हमारे देश में जब कोरोना की पहली वेव आई, उसके बाद दूसरी वेव आई, तो कोरोना महामारी से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो एजुकेशन फील्ड को हुआ है और स्टूडेंट को हुआ है, क्योंकि बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना कोचिंग जा पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे की जा सकती है? मैम, इस कोविड में देखो हर वर्ग को नुकसान हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे मतलब कोई भी, आप चाहे होटल मालिक हो, चाहे छोटा सा दुकानदार हो, चाहे ठेली वाला हो, फल बेचने वाला, चाहे सब्जी बेचने वाला, ऐसा कोई नहीं है जिसको नुकसान नहीं हुआ। चाहे किसान है उसको भी नुकसान हुआ है। उस पर भी सरकार हर तरीके से, आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में
बिल्कुल फेल नजर आ रही है। ना किसानों के साथ उन्होंने कहीं पे न्याय किया। अभी किसानों का गेहूं जो है 1975 रुपए का सरकारी रेट है और किसान अपना गेहूं 1600 1500 में बेच रहा है मंडियों में। उनके तमाम ऐसे दलाल लोग हैं, वो उनके माध्यम से सरकारी खरीद हो रही, उस पर प्रशासन कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस समय 4-4 5-5 महीना उनका कोई रोजगार नहीं चला, अपने घरों में रहे। जो डेली कमाते हैं वो डेली खाते हैं, उन लोगों पे इस समय बहुत बड़ा संकट है। दूसरा मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा सरकार से। हमारे प्रदेश में अभी जो बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत बड़ी समस्या चल रही है प्रदेश में। इस पे सरकार को ठोस और कठोर कदम उठाना चाहिए। जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनका सारे बिजनेस ठप चल रहे हैं, उनके बच्चे हैं, हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले उनको। तो सरकार को इस समय या तो फीस माफ कराना चाहिए उन लोगों की, जो बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके सारे बिजनेस चौपट पड़े हैं। वो स्कूल में फीस कहाँ से दे पाएंगे? स्कूल से बराबर ऑनलाइन फीस भी भरपूर ली जा रही है। मतलब जो फीस जितनी नहीं होना चाहिए उतनी फीस उनको देना पड़ रही है। तो उस पर सरकार को कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार फेल नजर आ रही है। उस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जो ऐसे स्कूल है, या तो सरकार उनकी फीस की व्यवस्था स्वयं कराए या तो फीस माफ कराई जाए। बिल्कुल, लेकिन लखन जी, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनको सरकार सहारा देने का काम करेगी। और हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जिनमें कोरोना महामारी के कारण जिन छात्रों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनकी फीस माफ की जा रही है। मैम, अभी इन्हें केवल मौखिक बोला है, कोई ऐसा इन्होंने आदेश अभी पारित नहीं किया है यूपी गवर्नमेंट ने। बोल तो जो कुछ भी देते हैं, पिछली बार भी इन्होंने तमाम चीजों को बोला था। उस पर कितना सरकार, कितने फंड केंद्र सरकार ने रिलीज किए थे किसानों के नाम पे, व्यापारियों के नाम पे, सब्जी वालों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे? क्या एक भी पैसा किसी किसान को मिला, किसी मजदूर को मिला? बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उस पर सरकार कहीं भी उसको फॉलो नहीं करती, हर तरीके से फेल नजर आती है। बोलते हैं लेकिन कोई अभी तक उनका आदेश ऐसा पारित नहीं हुआ है जिससे उनको मतलब किसी को मदद मिल पाए। तो इस पर भी सरकार को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जी, तो लखन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे जो वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है? हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। मैं खुद वैक्सीन लगवा चुका हूँ, हमारा पूरा परिवार लगवा चुका है और दूसरी डोज अभी हमारी लगने वाली है। तो वैक्सीन तो सबको लगवाना चाहिए, बढ़ चढ़ के लगवाना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो, किसी समाज को हो। वैक्सीन तो देश हित के लिए, कोविड को हराने के लिए हम सबको एक होकर कोविड को हराना है, तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। अच्छा लखन जी, आपके विचार से आज की चिकित्सा व्यवस्था में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? अभी तो मैम पूरे प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में पहले तो मुद्दा हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का है। अभी आपने देखा ही कोविड काल में अस्पतालों की क्या पोजीशन थी। अस्पतालों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, तमाम लोग ऐसे थे, हजारों की संख्या में लोगों की जो मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो वेंटिलेटर के अभाव में हुई, इलाज के अभाव में हुई। तो सबसे पहले सरकार को, कि अभी कोविड की तीसरी लहर भी आएगी, आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कोविड की तीसरी लहर, जिस तरीके से सरकार ने छूट दी है और जिस तरीके से बाजारों में भीड़ लगना चालू हुई है, तो इसमें तीसरी लहर भी आपके दिसंबर नवंबर तक पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो सरकार के पास अभी समय है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटलों की व्यवस्था बढ़िया करना चाहिए, जहां वेंटिलेटर की जरूरत है वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था कराना चाहिए, बेड की व्यवस्था कराना चाहिए। जो आने वाले समय में हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या इलाज की लेके हुई है। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में इलाज को लेके लोग दूसरे राज्यों तक गए हैं एडमिट कराने के लिए, लेकिन वहां भी एडमिट नहीं हुए और लोगों की मौत हो गई। तो इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और अस्पतालों की व्यवस्था एकदम दुरुस्त और बढ़िया करना चाहिए। अच्छा लखन जी, जैसा कि हम सभी ने देखा कि कोरोना की सेकंड लहर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी नजर आ रही थी तो वो ऑक्सीजन की थी। तो ये ऑक्सीजन की कमी क्या पर्यावरण के प्रति कुछ छेड़छाड़ की वजह से ये कमी देखने को मिली है, या जैसे कि हम सभी लोग? जी बिल्कुल, पर्यावरण का तो मेन मुद्दा है मैम। हमारे देश में, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में
जो हम लोग पेड़ तो कोई वृक्षारोपण तो हो नहीं रहा है। जी। अच्छा, वृक्षारोपण फॉर्मेलिटी में पेपरों में हो भी जाता है, सरकार करा देती है, जी। फोटो खिंच जाते हैं, मीडिया में निकल जाता है, उसके बाद वो 15 दिन में 20 दिन में सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। आगे उसका ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है कि उनकी आगे भी देखभाल हो सही से। और जो वृक्ष लगे हुए हैं वो बराबर हमारे देश में प्रदेश में कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, पीपल के पेड़ आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो इस पे भी सरकार को वृक्षारोपण कराना चाहिए। कराने के साथ साथ उनकी ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि उनकी बराबर सही से देखभाल होती रहे। जो पेड़ तैयार हो जाए, एक बार लगा दिया उसके बाद वो सूख रहे हैं, खत्म हो गए, उससे कोई फायदा नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। जब पेड़ लगाते हैं तो आप पूरी पॉलिसी बनाई जाए, पूरी एक गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे उनका आगे भी सही तरीके से देखभाल हो और उनमें टाइम से पानी लगता रहे, गुड़ाई होती रहे, और जो जंगली जानवर हैं उनसे भी उनका बचाव किया जाए, तब जाके पेड़ तैयार हो पाएंगे। हम लोग तो बराबर वृक्षारोपण करते रहते हैं अपने जनपद में। अभी वृक्षारोपण जिस दिन दिवस था उस दिन भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी वृक्षारोपण किया, और हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में उन्होंने बराबर वृक्षारोपण किया, और अभी भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो अच्छा लखन जी, आप जो आज के स्टूडेंट्स को जो है फिजिकल लेवल पर किस तरह से वो फिट रहे, इस पर आप उनको क्या जो है कहना चाहेंगे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट करिए। जो आज के स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर किस तरह से फिट रहना चाहिए, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, स्टूडेंट लेवल के लिए एक तो खान पान बहुत जरूरी है। जो हमारा खान पान है उस पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। अभी तक हम लोग क्या है, सब बाहर की चीजें तली हुई, चाइना ब्रांड, जितने चाइना के आइटम आ रहे हैं, मोमोस हो गए, मैगी हो गई, डोसा, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों से हम लोगों को बचाव करना चाहिए। शुद्ध खाना, देसी खाना अपने घर पे खाना चाहिए। होटलों का, रेस्टोरेंटों का खाना जो वहां पे ऑयल लगाते हैं वो बहुत बेकार क्वालिटी का रिफाइंड होता है, चाहे किसी भी होटल में आप जाइए। तो एक तो इस पे खाने पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सुबह को आप अगर जिम कर सकते हो तो जिम करिए, नहीं तो योगा करिए। आपके पास अगर टाइम कुछ नहीं कर सकते हो तो एक घंटा, आधा घंटा आप टहल सकते हैं, टहलिए, रनिंग करिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारे जो युवा पीढ़ी है अभी, वो बहुत सी कम एज में 20 साल के नहीं हो पाते, 18 साल के नहीं हो पाते हैं, सिगरेट, गुड़िया, बियर, विस्की इसका सेवन करने लगते हैं। तो इस पे भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। इन चीजों से दूर रहें, नशा मुक्त रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। इन चीजों पे भी उनको ध्यान देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लखन जी, जैसा कि आपने कहा उनको नशे से भी दूर रहना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चों पर पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो कि उनकी क्रिएटिविटी बरकरार रहे? मैम, इसमें थोड़ा बच्चों के पेरेंट्स की भी कमी है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, जब से हमारे यहाँ जियो चालू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, जब से बच्चों ने मोबाइल और चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो एक तो खाली टाइम जब उनका होमवर्क करने का समय है, उस समय तो वो बिजी रहते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तमाम चीजों में बिजी रहते हैं। अब समय बचता है उनके पास कम, पढ़ाई में इतना समय नहीं लगता है। अगर पढ़ाई करें तो 1-2 घंटे में सारा वर्क हो जाता है। उनके पास समय नहीं होता है कि शाम को उन्हें खेलना भी है। उसके बाद मोबाइल पे पूरा दिन बच्चे, आप जब से कोविड आया है, जब से तो आपने देखा ही हमारे देश में, प्रदेश में सारे बच्चे मोबाइल पे ही 24 घंटा लगे रहते हैं। तो इसको भी थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ेगा और इन चीजों से बचाव करना पड़ेगा। पढ़ाई पे अगर पढ़ाई करना है सही, तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। इन चीजों से सबसे बचाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लखन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगी कि एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको जो भी लोग देख रहे हैं, आप उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको विशेषकर बोलना चाहूंगा। बच्चे तो अभी चलो बच्चे ही हैं, छोटे होते हैं। जो बड़े हमारे युवा साथी हैं वो तो खुद होशियार हैं, समझदार हैं, वो खुद समझेंगे। सबसे पहला तो मुद्दा है कि हमारा जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं इसको अवॉइड करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो तो उतनी देर उसको यूज करें कि हमारा, एक तो मोबाइल से शरीर में तनाव रहता है, आपके सिर में दर्द होना चालू रहेगा। जब आप 24 घंटा या 12 घंटा 6 घंटा मोबाइल को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सिर में दर्द रहेगा, आपके शरीर में तनाव रहेगा, तमाम बीमारियों की जड़ है ये। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, जरूरत पड़ने पे ही इसका यूज करें। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल को जब
पूरा रात में खेलते हैं मोबाइल 12 बजे तक, 1 बजे, उसके बाद अपने सिर के पास रख लिया और लेट जाते हैं। एक तो मोबाइल अपने से कम 3 या 4 मीटर की दूरी पे इसको चार्जिंग पे लगाएं, पास नहीं लगाएं। इन चीजों पे। दूसरा, पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मोबाइल तो मतलब ये बहुत बेकार की चीजें हैं इन पे। दूसरा, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन गेम में बिजी रहते हैं, मोबाइल उनको दे देते हैं, मोबाइल में वो खेल रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी यही सब बोल मैसेज देना चाहेंगे। मेन चीज मोबाइल का मुद्दा है, मोबाइल को दूर रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। बिल्कुल। तो लखन जी, एजुकेशन बीट्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, नमस्कार। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। ठीक, नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।